नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट्री ज्ञान बाय सचिन में। पिछले वीडियो में हमने क्लॉज 1 से क्लॉज 3 तक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जिनमें हमने स्टैंडर्ड का ओवरव्यू, स्कोप और की डेफिनेशंस सीखी थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं IATF 16949 का पहला प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड सेक्शन, क्लॉज 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहीं से शुरू होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की असली जर्नी। इस सेक्शन में हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसे एनालाइज करते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, QMS का स्कोप कैसे डिफाइन किया जाता है और प्रोसेसेस के माध्यम से QMS कैसे ऑपरेट करता है। यानी क्लॉज 4 हमें सिखाता है कि QMS इंप्लीमेंट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को खुद को समझना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉज 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेलकम बैक टू फैक्ट्री ज्ञान बाय सचिन। अब तक हमने क्लोज 1 से क्लोज 3 तक समझे स्कोप, रेफरेंसेस और बेसिक टर्म्स। अब स्टार्ट होता है क्लोज 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये IATF का फाउंडेशन है। इस क्लोज का मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली समझना। हम कौन हैं, किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और QMS का स्कोप क्या होना चाहिए। क्लोज 4 में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है क्लोज 4.1, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। यहाँ कंपनी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आइडेंटिफाई करती है, जैसे मार्केट, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, कल्चर और रिस्क। दूसरा पार्ट आता है क्लोज 4.2, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। इस पार्ट में स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई होते हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, रेगुलेटर्स और उनकी एक्सपेक्टेशन समझी जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है क्लोज 4.3, डिटरमिनिंग द स्कोप ऑफ द QMS। अब डिसाइड होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किन प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और लोकेशंस पर अप्लाई होगा। इस क्लोज का लास्ट पार्ट आता है क्लोज 4.4, QMS एंड इट्स प्रोसेसेस। ये क्लोज इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रोसेसेस डिफाइंड, लिंक्ड, कंट्रोल और कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते रहें। सिंपल वर्ड्स में क्लोज 4 के बिना स्ट्रॉन्ग QMS पॉसिबल नहीं है। ये पूरे सिस्टम का बेस बनाता है। क्लोज 4.1, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट कहता है कि कंपनी को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना जरूरी है, जो उसके काम और क्वालिटी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। यानी कि कंपनी को यह समझना चाहिए कि कौन कौन सी अंदर की और बाहर की बातें उसके काम और क्वालिटी पर असर डाल रही हैं, और कंपनी को इन सभी फैक्टर्स को टाइम टू टाइम चेक और अपडेट करना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज या बाहरी फैक्टर ये वो चीज होती हैं जो कंपनी के बाहर होती हैं लेकिन बिजनेस को प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट रूल्स या लॉज जैसे पोल्यूशन नॉर्म्स, मार्केट कंपटीशन, दूसरी कंपनियों का कंपटीशन, टेक्नोलॉजी चेंज, कस्टमर डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे महंगाई, रिसेशन इत्यादि। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पर न्यू रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, यानी कोई प्रतिबंध लगा दिए, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रभावित होगी। इंटरनल इश्यूज यानी कि अंदर के फैक्टर्स, ये वो चीजें होती हैं जो कंपनी के अंदर होती हैं, जैसे कंपनी की कल्चर, मैन पावर स्किल, ट्रेनिंग, मशीन कंडीशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैन पावर ट्रेंड नहीं है तो प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो सकती है। इस क्लोज में इश्यूज, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि इश्यूज अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, मतलब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती हैं और रिस्क भी। जैसे नया मार्केट अपॉर्चुनिटी और कंपटीशन बढ़ना रिस्क फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे लॉ, लीगल, टेक्नोलॉजी, मार्केट, कंपटीशन, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस। इंटरनल फैक्टर होते हैं जैसे कंपनी वैल्यूज, वर्किंग कल्चर, एम्प्लॉय नॉलेज और परफॉर्मेंस एटसेट्रा।
दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं IATF 16949 के क्लॉज 4.2 के बारे में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, अर्थात इंटरेस्टेड पार्टीज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझना। सरल भाषा में समझें तो कोई भी संगठन अकेले काम नहीं करता, उसके साथ कई लोग और संस्थाएं जुड़ी होती हैं जो उसके काम और गुणवत्ता पर प्रभाव डालती हैं। अब समझते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब है ऐसे लोग या ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज, शेयर होल्डर्स एटसेट्रा। क्लॉज 4.2 के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को दो चीजें तय करनी होती है। पहली, कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज QMS के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी, उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं QMS से संबंधित हैं। इस क्लॉज के अनुसार हमें इंटरेस्टेड पार्टीज की पहचान करनी होती है। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके लिए कौन कौन इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में है तो ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण होता है। सप्लायर जरूरी है क्योंकि वो रॉ मटेरियल देते हैं। सरकार जरूरी है क्योंकि नियमों का पालन करना होता है। ध्यान रखें, हर कोई रेलेवेंट नहीं होता, केवल वही जो QMS को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरेस्टेड पार्टीज की आवश्यकताओं या रिक्वायरमेंट्स को समझना। एग्जाम्पल, कस्टमर क्या चाहता है? 0 डिफेक्ट सप्लाई मिले, समय पर डिलीवरी मिले, कॉम्पिटिटिव प्राइस मिले। गवर्नमेंट क्या चाहती है? कानून का पालन हो, सुरक्षा मानक पालन हो। कर्मचारी क्या चाहते हैं, यानी एम्प्लॉय क्या चाहते हैं? सुरक्षित कार्य वातावरण हो, समय पर सैलरी मिले एटसेट्रा। क्लॉज 4.2 के अनुसार इन सभी रिक्वायरमेंट्स को आपको QMS में शामिल करना जरूरी है। इस क्लॉज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली इंटरेस्टेड पार्टीज को मॉनिटर करना है, उनकी नीड्स की समय समय पर समीक्षा करनी है, क्योंकि समय के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए, कस्टमर की डिमांड बदल सकती है, गवर्नमेंट न्यू रेगुलेशन लागू कर सकती है, इसलिए यह एक बार का काम नहीं है बल्कि लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऑटो पार्ट कंपनी के लिए कस्टमर की नीड्स क्या होगी? डिफेक्ट्स फ्री प्रोडक्ट मिले। सप्लायर की नीड्स क्या होगी? कंसिस्टेंट रॉ मटेरियल सप्लाई और टाइमली पेमेंट। सरकार की नीड्स क्या होगी? कि सभी कंप्लायंसेस फुलफिल हों। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये क्लॉज इम्पोर्टेंट क्यों है? ये क्लॉज इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये QMS को मजबूत बनाता है, रिस्क को कम करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है, कंप्लायंसेस सुनिश्चित करता है। क्लॉज 4.2 से ये निष्कर्ष निकलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि सही इंटरेस्टेड पार्टीज को पहचाने, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझे और उनको रेगुलर मॉनिटर और रिव्यू करे। दोस्तों, अब हम समझेंगे IATF 16949 का क्लॉज 4.3 डिटरमिनिंग द स्कोप ऑफ द QMS, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप कैसे निर्धारित किया जाता है। सिंपल शब्दों में समझें तो यह क्लॉज यह बताता है कि आपका QMS कहां तक लागू होगा, यानी कंपनी के कौन कौन से क्षेत्र QMS में आएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट और प्रोसेस इसमें शामिल होंगे। इस क्लॉज का पर्पज है QMS की सीमा यानी बाउंड्री और एप्लीकेबिलिटी को डिटरमाइन करना। इसमें तय किया जाता है कंपनी के कौन कौन से लोकेशन शामिल हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं, कौन कौन से प्रोसेस QMS के अंतर्गत आएंगे। सिंपल शब्दों में QMS की सीमा तय करना ही क्लॉज 4.3 का मेन पर्पज है। स्कोप तय करते समय क्लॉज 4.3 के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को 3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। पहली, एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज। क्लॉज 4.1 संगठन को देखना होगा मार्केट की स्थिति, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, कंपनी की इंटरनल कैपेसिटी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी केवल मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिजाइन नहीं करती तो स्कोप अलग होगा। इंटरेस्टेड पार्टीज की आवश्यकताएं। क्लॉज 4.2
स्कोप तय करते समय स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एग्जाम्पल, ग्राहक ट्रेसिबिलिटी चाहता है, सरकार नियमों का पालन चाहती है, एम्प्लॉइज सेफ इन्वायरमेंट चाहते हैं। इसलिए स्कोप केवल कंपनी तय नहीं करती, स्टेक होल्डर भी इसे प्रभावित करते हैं। थर्ड आता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन को स्पष्ट रूप से मेंशन करना होगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स QMS में शामिल हैं, कौन कौन सी सर्विस शामिल है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑटोमोटिव कंपनी का स्कोप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड ऑटोमोटिव पार्ट्स। यह स्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। IATF स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती हैं उन्हें एप्लीकेबल करना कंपलसरी है। आप अपनी सुविधा से किसी भी क्लॉज को विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन छोड़ नहीं सकते। क्लॉज 4.3 के अनुसार QMS का स्कोप रिटर्न में होना चाहिए, सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। यह आमतौर पर क्वालिटी मैनुअल या स्कोप स्टेटमेंट में लिखा जाता है। कभी कभी कुछ क्लोजेज लागू नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी डिजाइन नहीं करती और केवल मैन्युफैक्चरिंग करती है तो डिजाइन से संबंधित क्लोज को एक्सक्लूड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम है, एक्सक्लूजन तभी संभव है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्टेड ना हो, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इफेक्टेड ना हो और हाँ, इसका उचित कारण लिखना भी अनिवार्य होता है। और हाँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी यह कह सकती है कि हम IATF 16949 के अनुरूप है जब एक्सक्लूजन सही तरीके से जस्टिफाई किए गए हों, प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्टेड न हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सुनिश्चित हो। एग्जाम्पल के लिए, एक ऑटो पार्ट्स कंपनी का स्कोप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्शन मोल्डेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। यदि यह कंपनी डिजाइन नहीं करती है, यानी कि DRO नहीं है, डिजाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो डिजाइन क्लोज को उचित कारणों के साथ एक्सक्लूड किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार क्लोज 4.3 हमें यह सिखाता है कि QMS की सीमा निर्धारित करें, स्टेक होल्डर और कंडीशंस को ध्यान में रखें, स्कोप को डॉक्यूमेंटेड करें, एक्सक्लूजन को उचित कारण के साथ लिखें। मजबूत स्कोप होता है मजबूत क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फाउंडेशन। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं IATF 16949 के क्लॉज 4.4 पर, जो पूरे स्टैंडर्ड का हार्ट माना जाता है। इस क्लॉज का नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसके प्रोसेसेस। आइए आसान भाषा में समझते हैं। यह क्लॉज बताता है कि QMS बनाने की कोर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और यह क्लॉज फोकस करता है QMS बनाने पर, उसे लागू करने पर, उसे मेंटेन रखने पर और उसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने पर। यानी यह पूरा क्लॉज प्रोसेस अप्रोच पर बेस है। इस क्लॉज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेसेस के माध्यम से QMS को स्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना होगा और उन्हें कंटिन्यूअली इम्प्रूव करना होगा। इस क्लॉज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले यह तय करना होगा कि QMS चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस जरूरी हैं। यानी QMS चलाने के लिए आवश्यक प्रोसेसेस की पहचान करनी होगी और उसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना होगा, जैसे सेल्स प्रोसेस, परचेज प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, डिस्पैच प्रोसेस एक्सेट्रा। यानी कि QMS प्रोसेसेस का नेटवर्क होता है। इस क्लॉज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को हर प्रोसेस के लिए तय करना होगा कि उसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। जैसे परचेज प्रोसेस के लिए इनपुट होगा परचेज रिक्वायरमेंट और आउटपुट होगा अप्रूव्ड रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इनपुट होगा रॉ मटेरियल और आउटपुट होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। दोस्तों, अब यह समझना जरूरी है कि कौन सा प्रोसेस पहले आता है, कौन सा बाद में आता है और कैसे एक प्रोसेस दूसरे से जुड़ा यानी कनेक्टेड है। जैसे सेल्स ऑर्डर लाएगी तो PPC प्लानिंग करेगी और उसके बेस पर परचेज RM का इंतजाम करेगा, RM से प्रोडक्शन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर प्रोड्यूस पार्ट को क्वालिटी चेक करेगी और ओके पार्ट को डिस्पैच सप्लाई करेगी। इस प्रकार हमने देखा
कि सभी प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसे कहते हैं प्रोसेस इंटरैक्शन। इस क्लोज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को सभी प्रोसेस का सीक्वेंस और इंटरैक्शन डिफाइन करना जरूरी होता है। हर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है क्राइटेरिया तय करना, मॉनिटरिंग करना, मेजरमेंट करना और KPIs बनाना। एग्जाम्पल के लिए रिजेक्शन रेट, ऑन टाइम डिलीवरी, कस्टमर कंप्लेंट। इस क्लोज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को सुनिश्चित करना होगा कि क्राइटेरिया तय हों, उनकी मॉनिटरिंग हो, मेजरमेंट हो, KPI डिफाइन और मॉनिटर हों। दोस्तों, प्रोसेसेस को चलाने के लिए मैन पावर, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एटसेट्रा जरूरी होती हैं। इस क्लोज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी रिसोर्सेज उपलब्ध हों। इस क्लोज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को हर प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज डिसाइड करनी होंगी कि कौन जिम्मेदार है, किसके पास अधिकार है, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट प्रोसेस। अब आता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। हमें हर प्रोसेस में रिस्क को पहचानना होगा और साथ साथ अपॉर्चुनिटी को भी पहचानना होगा, और केवल पहचानना ही नहीं होगा, उन्हें एड्रेस करने के लिए एक्शन भी लेने होंगे। एग्जाम्पल के लिए मशीन ब्रेकडाउन एक रिस्क है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस क्लोज के अनुसार हमें प्रोसेस को समय समय पर इवेल्युएट करना होगा और यह चेक करना होगा कि प्रोसेस काम कर रहा है या नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें चेंज इम्प्लीमेंट करने होंगे। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इस क्लोज का सबसे पावरफुल पार्ट है। हमें लगातार प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, QMS को बेहतर बनाते रहना है, यानी नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। इस क्लोज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, जैसे SOP, प्रोसेस फ्लो, कंट्रोल प्लान एटसेट्रा। रिकॉर्ड रिटेन करने हैं, जैसे रिपोर्ट्स, ताकि प्रूफ रहे कि प्रोसेसेस प्लान तरीके से चल रहे हैं। तो दोस्तों, क्लोज 4.4 हमें सिखाता है कि QMS एक प्रोसेसेस का सिस्टम है, इसलिए प्रोसेसेस डिफाइन करो, उनको मॉनिटर करो, उनको इम्प्रूव करो और सबको डॉक्यूमेंटेड रखो। दोस्तों, याद रखो, स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस होता है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्लॉज 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में समझा। हमने सीखा ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट कैसे समझते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज की एक्सपेक्टेशंस क्यों जरूरी हैं, QMS का स्कोप कैसे डिफाइन किया जाता है और प्रोसेसेस के माध्यम से QMS कैसे ऑपरेट करता है। यानी अब हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, इस पूरे सिस्टम को लीड कौन करेगा, क्वालिटी कल्चर को ड्राइव कौन करेगा, कस्टमर फोकस को इंश्योर कौन करेगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ, क्लॉज 5 लीडरशिप। अगले वीडियो में हम जानेंगे टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप और कमिटमेंट का रोल, क्वालिटी पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स। अगर आपको ये ट्रेनिंग यूजफुल लग रही है तो फैक्ट्री ज्ञान बाय सचिन को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लॉज 5 लीडरशिप के साथ।